आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम जहां पे अपना 12वां लेक्चर छोड़े थे ठीक वहीं से उठा रहे हैं, जिसमें 12वें लेक्चर में हमने आपके लिए बताया था लीनियरली डिपेंडेंस, लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस का एक एग्जाम्पल बताया था। ठीक, तो उस दिन मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंस का एग्जांपल बताया था, आज हम लीनियरली डिपेंडेंस का एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक, देखिए है क्या, सो दैट द वेक्टर्स 1 3 2 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर 1 - 7 - 8 स्मॉल ब्रैकेट में, 2 1 - 1 स्मॉल ब्रैकेट में ऑफ V3R इज लीनियरली डिपेंडेंट। L के बाद बिंदी, D के बाद बिंदी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, अब यहां अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर किस रूप में काम कर रहा है? फील्ड के रूप में काम कर रहा है। ठीक, अब यह V3 क्या है? वेक्टर है। V3 की मीनिंग में कई बार बता चुका हूं। अगर V3 लिखा है यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं ट्रिपलेट के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे x y z लिखते हैं। ठीक, कि वो तो यहां पे क्या है, ये देखिए 1 3 2 है, या 1 - 7 - 8 है, या 2 1 - 1, इस टाइप से। हमने क्या कहा था लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, यही ना। अब देखिए जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने लगे, एक एलिमेंट यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, हमको 3 स्केलर्स की जरूरत पड़ेगी। एक को हमने माना A, दूसरा B, तीसरा C, ये 3 स्केलर्स है। स्केलर्स होने का मतलब क्या है, ये कहां बिलोंग करेंगे? फील्ड में, R में। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। यानी जब भी हम ABC को सॉल्व करेंगे तो हमको रियल नंबर ही देगा, एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं देगा। अब देखिए हमने इन तीनों एलिमेंट्स का ए बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो एक हुआ A पहला ब्रैकेट, B दूसरा ब्रैकेट, C तीसरा ब्रैकेट, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, इनके बीच में सब तो लगेगा ही। इसको हमने किसके इक्वल किया? 0 का। आपको कई बार मैं बताया यह जो 0 है ये क्या है? वेक्टर है। ठीक, लेकिन जब यही इस रूप में आ जाता है तो ये तीनों 0 क्या हो जाते हैं? स्केलर्स हो जाते हैं। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए A का यहां अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, B का यहां होगा, C का यहां होगा, और फिर अपने अपने जैसे X के स्थान वाला अपने जगह, Y के स्थान वाला अपनी जगह, Z के स्थान वाला अपनी जगह सम होगा। तो A क्या हुआ? A + B + 2C। ठीक, कामा फिर 3A - 7B + C, तीसरा 2A - 8B - C इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। अब जब हम इक्वेट कर दिए तो पहला वाला इस यानी A भी 0 के बराबर, यह भी 0 के बराबर, यह भी 0 के बराबर। ठीक, अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, सॉल्व करने के लिए एक तरीका आपको बतावें कि देखिए एक तो एक जब आप जैसे इन दोनों से C को एलिमिनेट करेंगे तो A भी रिलेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहां से C किसी दो से एलिमिनेट करके फिर A भी मिलेगा। अगर डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभार स्थित होता है तो सॉल्व होकर रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं? सेम इक्वेशन बन जाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं जानते हैं आप? एक एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, जैसे B = 1 मान लीजिए,
जब b इक्वल टू 1 मान लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है a और c रिजल्ट तुरंत दे देगा। ठीक, ये सब आप पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, हमको इस पे बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया हमको क्या मिला, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, यानी स्केलर्स जीरो नहीं मिले। स्केलर्स जीरो, और जब सारे स्केलर्स जीरो मिलते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन यहां एक भी स्केलर जीरो नहीं मिले तो क्या हुआ है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक ना, तो इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस में एक ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जो बार बार पूछाता है। ठीक, यही है, कई बार पूछा गया है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। क्या है कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो कह रहा है if alpha 1 alpha 2 alpha n be the non zero vectors of V। देखिए यहां इसने क्लियर कर दिया है कि इसमें जो है जीरो नहीं है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। इस अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक जो एलिमेंट्स लिखा गया है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, जीरो नहीं है। तो उस अवस्था में कह रहा है कि या तो ये जो एलिमेंट्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब क्या होगा, इसमें से चाहे जिस एलिमेंट को लेंगे वह अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट यानी अपने पहले के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक, इसका मीनिंग ये हुई कि जैसे अल्फा n क्या करेगा, अपने पहले के जो एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, a2 अल्फा 2 प्लस कहां तक an -1 अल्फा n -1। ठीक, अब अगर हम क्या ले लें, अल्फा 3 ले लेंगे तो ये अपने पहले के एलिमेंट के साथ यानी a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अपने ठीक पहले जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ क्या बनाएगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। यही चीज है और सम अल्फा के, यहां k के लिए इसने क्लियर किया है कि k की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि 1 के पास प्रीसीडिंग एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो अल्फा क्या है, क्या कर रहा है, अल्फा सॉरी k की वैल्यू कहां से होगी, 2 से n। ठीक, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अपने जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स होंगे उनके लिए वो क्या बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये कह दें कि अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब तो थ्योरम वही खत्म हो गई। यही तो प्रूव करना है कि या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और या तो प्रत्येक जो एलिमेंट्स है अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक कोई भी एलिमेंट्स इसमें से लेंगे तो वो क्या है, अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उसके इक्वल। यही है ना, तो जब हमने कह दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बात ही सब खत्म हो गई, कुछ प्रूव करने को बचा ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और जब लीनियरली डिपेंडेंट है तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन
ए लीनियर कॉम्बिनेशन विच में बी इक्वल टू 0। यहां एक तब क्या है, यहां देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, ठीक, उल्टा ही थोड़ा सा टेढ़ा। एक रिलेशन a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n इक्वल टू, और यहां अब देखिए अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं, इसका मतलब है कि नॉट ऑल स्केलर्स बी इक्वल टू 0। सभी 0 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमने यहां क्या माना है, लीनियरली डिपेंडेंट माना है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट माना है तो ये जो स्केलर्स हैं a1 a2 a3 an, इसमें से एटलीस्ट एक स्केलर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए वेयर नॉट ऑल स्केलर्स a1 a2 an आर 0, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए मैंने एकदम क्लियर कट आपको बताया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में एक ऐसा स्केलर निश्चित होगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अब देखिए हमने उसी को कहा कि जिसका सफिक्स के लगा है, जिसके लिए के लगा है a1 a2 a3 के वाला क्या है, नॉट 0। देखिए लेट के बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच अल्फा के नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां एक ही चूक हो गई, ठीक है, ए के इक्वल टू नॉट 0। ये क्या है, ए के 0 के बराबर नहीं। अच्छा मान लीजिए ए के 0 के बराबर नहीं है और हम लिख दें ए n बराबर 0। हमने क्या कंसीडर किया, ए के नॉट इक्वल टू 0, और हम लिखते हैं n नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर के। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि हमने कंसीडर क्या किया है कि k लार्जेस्ट है, जिसके लिए a के नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है ना बात? तो अगर कहीं भी लिख के आ जाएगा कहीं an इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब n किसके बराबर हो गया, k के, या k किसके बराबर हो गया, n के। ठीक है ना? अब देखो देन k इक्वल टू n, ये लिखा गया है एट मोस्ट इफ n इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू n। क्लियर है ना एकदम? अब इसके आगे चलते हैं, देखो आल्सो k इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। एक टी ओ है, एक टी डब्ल्यू ओ है, ठीक। ये देखो क्या दिया है इसने, इसकी मीनिंग क्या हुई, बोलो। इसकी मीनिंग ये हुई कि इफ a1 इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा इसको और सही कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखने में लग रहा है कि इक्वल टू, ठीक है ना, कि इफ a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू, ऐसे किसके बराबर, an इक्वल टू 0, ये सभी 0 हो गए, तो क्या होगा, इसका मतलब देखो अगर ये सभी 0 हो गए, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में यहां से लेके यहां तक 0, कौन एलिमेंट बचा, यही एक, यही बचा ना। इसका मतलब है कि अगर a2 बराबर a3 बराबर an बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि अब बचा क्या, a1 अल्फा 1 बराबर 0, यही ना। अब उसने एकदम क्लियर कट कहा है कि अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब हो गया इसमें अल्फा 1 0 नहीं है, और अल्फा 1 0 नहीं है तो नॉन जीरो है, बोलो।
A1 0। अब जब A1 0 हो गया, इसने क्या किया, इसने हमारा जो हमने कंसीडर किया था कि लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी हाँ ठीक, लीनियरली डिपेंडेंट है, हमारी इस बात को इसने कंट्राडिक्ट किया। इसका मतलब हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, which contradicts that not all scalars be zero। हम यही मान चले थे ना कि not all scalars be zero, इसको कंट्राडिक्ट कर दिया, सारे स्केलर जीरो हो गए, और जब सब स्केलर जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, हम जो ये चीज दिखाना चाहते हैं कि ये प्रेसीडिंग इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम अल्फा के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस। ठीक है, कि जो भी हम वेक्टर्स लेंगे वो अपने पहले के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होंगे। अब देखिए हमने क्या किया, फिर से आगे, द रिलेशन 1 रिड्यूसेस टू, जब हमने कह दिया कि लार्जेस्ट क्या है, ए के नॉट इक्वल टू 0, तो ए के बाद वाले जितने हैं सबको हमने 0 कर दिया। कहां तक गए, ए के, यानी लार्जेस्ट जो एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ए के नॉट इक्वल टू 0, लार्जेस्ट क्या है, इसका मतलब इसके बाद वाले सब 0 है, इसके पहले वाले ये हो सकते हैं जो न 0, इसलिए इसके पहले वालों को लिए हैं सबको, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a के अल्फा के इक्वल टू, वेयर अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, फिर वो वही गलती हो गई है, दैट इज a के, ठीक है, a के नॉट इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, यही एक टर्म हम रोक ले रहे हैं और बाकी सारे टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं दूसरी साइड में, ठीक। तो ए के अल्फा के किसके बराबर हुआ, माइनस a1 अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2 माइनस a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। अब दोनों साइड देखिए, ये स्केलर है, ध्यान दीजिएगा, यही है, a के अल्फा के इक्वल टू माइनस a1 अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2, ऐसे ऐसे माइनस a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। देखो भाई, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, a के इनवर्स, इस साइड भी और इस साइड भी, तो यह a के इनवर्स और a के क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो क्या बचा, अल्फा। अब इस साइड में क्या होगा, देखो प्रत्येक एलिमेंट की स्थिति यही होगी, a के इनवर्स a1 अल्फा। देखो ये क्या है, स्केलर है, ठीक ना। ऐसे ही जब दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, यह क्या होगा, माइनस a के इनवर्स a2, ये भी क्या है, स्केलर है, ये हमारे लिए क्या मिला, a के इक्वल टू दिस, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो, ये छोटे ब्रैकेट्स क्या है, स्केलर्स है, और उसके बगल में क्या है, वेक्टर्स है, यानी a के किससे जनरेट हुआ है, a के अल्फा के किससे जनरेट हुआ है, अपने से पहले जितने वेक्टर्स हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा के माइनस 1, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको ये दिखाना था कि क्या है, ये जो है अल्फा के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वंस, जो अल्फा के पहले जितने एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से यह अल्फा के जनरेट, ठीक ना। तो यह आपके लिए
लास्ट में हमने समरी लिख दिया कि 10 अल्फा के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। यही थ्योरम था, कुछ नहीं था इसमें। क्या था? सबसे पहले हमने ये कहा कि अगर हम ये मान लें कि अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब तो हमारा थ्योरम ही खत्म हो गया, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हमने क्या माना पहले कि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और जब लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या हुआ, हमको एक रिलेशन मिला जिसको, यानी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसको हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के, यही रिलेशन को प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि लीनियरली डिपेंडेंट है इसलिए a1 से लेके ak तक सारे स्केलर 0 नहीं होंगे, कम से कम एक ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने कहा कि k जो है लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए ak क्या है, नॉट 0 है। ak क्या है, नॉट 0 है। ठीक, और फिर हमने एक चीज और क्लियर कर दिया कि अगर हम लिख दें कि n इक्वल टू 0, ये समझ लीजिएगा कि n किसके बराबर है, k के। ठीक, अब यहां चूंकि दिया है k इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि हम a2 a3 an इसको क्या है, 0 कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटा नहीं हो सकता, उसके इक्वल या बड़ा हो सकता है। यहां क्या हमने किया, ये 0 कर दिया। जब यह 0 हो गया और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 रख दिए तो क्या बचा, a1 अल्फा 1 इक्वल टू 0। लेकिन यहां इसने कहा है कि जो वेक्टर्स है नॉट इक्वल टू 0, नॉन 0 तो अल्फा 1 0 है नहीं, कौन 0 होगा, a1 0 होगा। जब a1 0 होगा तो हमारा जो सपोजिशन था वह क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। जो हमने कहा था नॉट ऑल स्केलर्स आर 0, क्योंकि सभी 0 हो गए। और जब सभी 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, यह लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। रिलेशन 1 को हमने फिर से लिखा, लेकिन a के अल्फा k तक, क्योंकि उसके बाद वाले 0 हो गए। अब यहां से क्या हुआ कि a के अल्फा k को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसपोज किया और मैंने फिर इस स्केलर को भी इलिमिनेट किया। कैसे, वो हमने समझाया। और फिर हमको क्या प्राप्त हुआ कि इसका जो अल्फा k है वो किससे जनरेट होगा, अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। यही हमारा दैट्स ऑल। आप निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, व्यूज देते रहेंगे। धन्यवाद।